नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 20 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय अमेरिका के अंदर एक ऐसे साइंसदान को मार दिया गया है जो साइंसदान बाकायदा इजराइल के हक में बातचीत किया करता था और साथ ही इजराइल के लिए हथियारों पर रिसर्च किया करता था। अब इसके मारने में किसका योगदान है, किसने ये काम करवाया है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और 70 से ज़्यादा जगहों पे निशाना बनाया है। अब एयर स्ट्राइक क्यों की गई, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, किसके कहने पे हुई, किसके इशारे पे हुई, इसके सीक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही गाजा के इस समय क्या सूरत हाल है, इस पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वहीं बांग्लादेश के बारे में भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं, उन खबरों को भी हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही इस समय एक ऐसी फाइल जिसके बारे में मैंने सुबह बताया था, उस फाइल के बारे में आपको बताऊंगा और इस फाइल में अमेरिका की काली करतूत कैसे शामिल है और इससे अमेरिका के अंदर हड़कंप कैसे मचा हुआ है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यानी यकीन मानिए अभी की जो खबर है ना, ये खबर बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि दुनिया की कुछ ऐसे सीक्रेट वेबसाइट से ये खबर निकल के सामने आई है जो आपको साधारणता किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, जरूर सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका कमेंट हमेशा से ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है, तो आप कमेंट करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहले आज आपको अमेरिका की ही खबर बताऊंगा। अमेरिका से दो बड़ी खबर निकल के सामने आई। सबसे पहली खबर तो निकल के सामने आई है कि अमेरिका ने सीरिया के ऊपर ऑपरेशन हॉक आई लॉन्च कर दिया है। अब ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, उसको जानने के लिए आपको लगभग 8 दिन पहले जाना होगा। दरअसल अमेरिका के कुछ सैनिक और कुछ सिविलियन एक जगह लगती है प्यामारा, और ये सीरिया के अंदर है, इसी प्यामारा में तैनात थे। वहाँ पे सीरिया की आर्मी के साथ मिलकर कुछ ऑपरेशन वगैरह कर रहे थे। तभी प्यामारा में अचानक से आईएसआईएस का बड़ा हमला होता है। इस हमले में सीरिया के भी सैनिक मारे जाते हैं और अमेरिका के भी सैनिक मारे जाते हैं और एक सिविल इंस्पेक्टर भी मारा जाता है जो कि अमेरिका का ही था। अब ये बात जैसे ही पूरी दुनिया में फैली, पूरी दुनिया के लोगों ने अमेरिका से सवाल पूछना शुरू किया कि बाबू अपनी हिफाजत में तुम क्या करोगे, क्या करोगे, तुम्हारे लोग मारेंगे। और इससे अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हुई थी और इसी के जस्ट बाद अमेरिका ने गुपचुप तरीके से ऑपरेशन हॉकआई की तैयारी शुरू कर दी थी। सीरिया इसमें बाकायदा इन्वॉल्व था। ताजुब की बात है कि अपनी ही जमीन पे हमला करवाने के लिए सीरिया इन्वॉल्व था, लेकिन सीरिया ने तमाम डिटेल्स अमेरिका को दी। उसके बाद प्लान बना कि 19 तारीख की रात और 20 तारीख की सुबह होने से पहले हमें ये हमला करना होगा। इसी के जस्ट बाद अमेरिका का जो F-16 जहाज है वो, जो ईगल फाइटर जेट है वो, और साथ ही A-10 थंडरबोल्ट जो फाइटर जेट है वो, साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर, ऐसे न जाने कितने आधुनिक जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने के बाद सीरिया किसी प्यामारा इलाके में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद 70 से ज़्यादा जगहों पे एयर स्ट्राइक की जाती है। और साथ ही ये कहा जाता है कि अभी तो बस शुरुआत है, यानी आने वाले टाइम में अमेरिका सीरिया के ऊपर और बड़े और इंटेंस हमले कर सकता है। और अमेरिका ने इसका बाकायदा एक वीडियो रिलीज किया, कैसे इनके जहाज़ों ने उड़ान भरी, कैसे क्या एयर स्ट्राइक, इसका तमाम वीडियो रिलीज किया। आप एक बार उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इंटेंसिटी और किस हिसाब से बाकायदा प्री प्लान तरीके से सीरिया में हमला किया गया है। और ये हमला आईएसआईएस के ऊपर किया गया है और इसको लेके अब पूरी दुनिया में अमेरिका ने एक छाप छोड़ने की कोशिश की, या फिर
साफ तौर पे कहा जाए तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका के ऊपर जब हमला होता है तो अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है। खैर, ये तो अमेरिका के बाहर की खबर थी। अब आपको अमेरिका के अंदर की खबर बताता हूं दोस्तों। अमेरिका के अंदर एक फाइल रिलीज होने वाली थी जिसके बारे में मैंने आपको सुबह ही बताया था और कहा था कि इस वीडियो को शाम को जरूर देखिएगा। और इस फाइल का नाम है जेफरी एस्टीन फाइल। अब जेफरी एस्टीन जो फाइल है ये जेफरी एस्टीन के नाम पे है और जेफरी एस्टीन की थोड़ी सी करतूत आपको बताता हूँ, तभी आप इस फाइल के बारे में समझ पाएंगे। दरअसल जो जेफरी था वो एक साधारण बेहद गरीब परिवार से संबंध रखता था। बड़ा हुआ, इधर उधर उसने काम करना शुरू किया, उसके बाद कुछ गलत रास्तों पे गया। गलत रास्तों पे इसको इतनी अच्छी सफलता मिली कि ये धीरे धीरे अमेरिका के उन टॉप क्लास लोगों में हो गया जो सबसे लग्जरी लाइफ जिया करते थे। अब ये इतनी लग्जरी लाइफ जीने लगा तो जाहिर सी बात है सवालिया निशान तो खड़े होंगे कि भाई जेफरी के अंदर ऐसा क्या है कि वो गरीबी से उठ गया। ना ही ये कोई पॉलिटिशियन है, ना ही ये कोई बड़ा साइंसदान है, ना ही ये कोई बड़ा एथलीट है, तो इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अच्छा, इसका कोई ओपन बिजनेस भी नहीं था जिसके बारे में लोग जान सके। तो धीरे धीरे जब सवाल खड़े हुए तब जांच पड़ताल हुई। जब जांच पड़ताल हुई और कई सारे लोग जेफरी से मिलने जब जाने लगे तो लोगों ने नोटिस किया कि जेफरी के अगल बगल कभी 10 लड़कियां, कभी 20 लड़कियां, इवन ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी लड़कियां हैं। लड़कियों की उम्र बामुश्किल 13 साल, 14 साल, 15 साल, कोई 18-19 साल, इससे ज़्यादा की कोई लड़की है नहीं। तो ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे लोगों के मन में डाउट करती हैं। अब जब डाउट करती हैं तो फिर इस मामले में एक FIR हो जाती है वहाँ की भाषा में। उसके बाद जब जाँच पड़ताल शुरू हुई दोस्तों तो पता चला कि जो जेफरी एस्टीन था वो इतना कमीना था कि उसने हर स्कूल में उन लड़कियों को टारगेट किया जो अक्सर बुली हुआ करती थी, जिनको उनके सीनियर परेशान किया करते थे, जो बेहद सीधी थी या फिर गरीब घरों की थी, उनको टारगेट करके उनको उठाता था, उनको पैसे की लालच देता था। अच्छा, अमेरिका का कल्चर यहाँ से अलग है। यहाँ की लड़की स्कूल गई और स्कूल के अलावा कहीं और चली गई तो 10 लोग देखेंगे, घर पे बता देंगे कि भाई तुम्हारी बेटी वहाँ पे घूम रही थी। ये तो हमारे देश की अच्छाई है, लेकिन अमेरिका में ऐसा है नहीं। आप स्कूल जाओ ना जाओ, आप कहाँ जा रहे हो, माँ बाप को कोई मतलब नहीं, माँ बाप दूसरी तीसरी वाले से मिलने गए हैं। ऐसे हाल में लड़कियों को शिकार बनाना बिल्कुल आसान था और साथ ही रात में भी ये लड़कियाँ ग्रुप स्टडी के नाम पे, बाकी और पढ़ाई लिखाई के नाम पे, घूमने टहलने के नाम पे, लॉन्ग ड्राइव के नाम पे निकल जाया करती थी और इन लड़कियों को अलग अलग जगहों पे सप्लाई किया जाता था। बाकायदा कई लड़कियों के पीठ पे टैटू तक मिला, उन टैटूज पे कई सारी अश्लील चीजें लिखी गई थी। और साथ ही ताज्जुब की बात यह है, ये सब तो साधारण बात है, ताज्जुब की बात यह है कि इस जेफरी एस्टीन के जो कस्टमर थे जिनकी तस्वीरें अब साझा हुई, उसमें से सबसे बड़ा नाम बिल गेट्स का था, जो बहुत बड़ा नचनिया एक था, नचनिया ही कहूंगा। माइकल जैक्सन, उसकी भी तस्वीर एक लड़की के साथ थी। साथ ही जो गूगल के को फाउंडर हैं उनकी भी तस्वीर थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन की तस्वीर थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन की तस्वीर थी। और ये तस्वीरें साफ तौर पे दिखाती है कि अमेरिका के लोग अंदर से कितने अय्यास और कितने ठरकी हैं। और ये फाइल अभी पब्लिश हो रही है, यानी अभी 80 पेजेस पब्लिश हुए हैं और अभी और होना है। और जब ये तमाम फाइल पब्लिश होगी तब अमेरिका के अंदर उन लोगों का काला चिट्टा खुलेगा जो अपने आप में एक आइडल बने बैठे हैं। तो मैंने इसी फाइल के बारे में बताया था और मैं भी इसमें एक नाम और निकल के सामने आए और उस नाम की कल्पना आप कर सकते हैं किसकी बात कर रहा हूँ, और इसी वजह से ये फाइल इतने दिन तक दबा के रखी गई। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर अमेरिका में ही एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लूनो रोरियो को मार दिया गया है। और इस साइंसदान की हत्या जो है वो पूरे अमेरिका और पूरे इजराइल के लिए एक बुरे सदमे से कम नहीं है। पूरा मामला आपको डिटेल में समझाता हूँ कि मामला क्या है। दरअसल जो लूनो रोरियो है, ये लोरियो भाई साहब इजराइल के हक में इतनी बात करते थे कि ऐसा लगता था कि 1-2 परमाणु बम बना के ये इजराइल को सौंप देंगे। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती थी कि ये बाकायदा वहाँ की एनर्जी और न्यूक्लियर सेक्टर के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। 40 साल इनकी उम्र थी। ये पुर्तगाल से आए थे, अमेरिका में बाकायदा इन्होंने एक रिसर्च सेंटर बनाया था, सरकार से भर भर के पैसे मिलते थे। चूंकि इनकी रिसर्च पूरी दुनिया में मशहूर है, ये कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब क्यों कर दी गई, इसके पीछे इजराइल भड़का हुआ है। भड़कने के बाद इजराइल ने कहा कि चूंकि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों की हत्या की, उनको मरवाया है, इस वजह से ईरान हमसे बदला लेने के लिए ऐसे कामों को कर रहा है।
मतलब पहले तो अपने मुंह से अपने गुनाहों को कबूल कर लेना, और दूसरा कि ये आरोप लगाना कि ईरान ने ऐसा किया है। बहरहाल ईरान इस पे खामोश है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। लेकिन जिन साइंटिस्ट की हत्या हुई है, ये साइंटिस्ट बाकायदा एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट था। इस नाम को भले ही आपने नहीं सुना, लेकिन ये नाम काफ़ी मशहूर था और न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु एनर्जी में अच्छी खासी इसकी रिसर्च थी। बड़े बड़े हथियार ये बनाया करता था और ये इजराइल के लिए काम करता था। इस वजह से इजराइल को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हालांकि जो लोकल न्यूज़ चैनल है, जो वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल हैं, उनकी माने तो इसमें कई एंगल है। ईरान का एंगल तो केवल इजराइल निकाल रहा है, बाकी जांच पड़ताल करने वाले ईरान का भी एंगल निकाल रहे हैं। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी एंगल निकल के सामने आ रहा है, साथ ही कुछ गैंगस्टरों का भी एंगल निकल के सामने आ रहा है। यानी साफ तौर पे देखा जाए तो एंगल कई हैं, लेकिन बड़ा नाम जो निकल के सामने आ रहा दोस्तों, वो ईरान का ही आ रहा। अच्छा, ईरान ने इतना किया ही था कि एक और बड़ा धक्का देने का काम इजराइल को कर दिया है। दरअसल ईरान ने एक शख्स को सजाए मौत दे दी, और ऐसा नहीं कि बस उसकी कोई गलती मिली उसको सजाए मौत, नहीं, बाकायदा ईरान की कोर्ट में ट्रायल हुआ। ईरान की कोर्ट में मुकदमा चलता रहा और मुकदमा चलते चलते जब वो शख्स दोषी पाया गया तो उसको सजाए मौत दी गई। और इस शख्स का नाम जो है वो है अघिल केशवाग। अघिल केशवाग बाकायदा इजराइल के संपर्क में था। इजराइल के जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, इजराइल की जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बना के ईरान के खिलाफ जाके जासूसी करता था। यानी पैदा हुआ ईरान में, लेकिन पैसों के लालच में इसने अपना जमीर बेचा। जमीर बेच के ये बाकायदा इजराइल से मिला, और इजराइल से मिलने के बाद अपने ही देश की खुफिया जानकारियों को ये इजराइल को बेच रहा था। गलती से ईरान की सीक्रेट सर्विसेज की नज़र इस पे पड़ गई, ये पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद फिर जो कुछ हुआ वो चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन बड़ा झटका ये है इजराइल के लिए कि ईरान ने अब तक ऐसे 12 लोगों को लटकाया है जो मोसाद के साथ मिलकर ईरान के अंदर जासूसी किया करते थे। तो इस समय ईरान का सबसे बड़ा मकसद ये है कि एनी हाउ जो इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, जो इजराइल का नेटवर्क हमारे अंदर है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही पाकिस्तान की बलूचिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान कहना गलत होगा, बलूचिस्तान तो अपने आप को अलग मानता है। बलूचिस्तान का जो BLF है, बलूच लिबरेशन फ्रंट, उसके जो नेता है अल्लाह नजर बलूच, इन्होंने अमेरिका और चाइना को धमकी दी थी। इन्होंने कहा कि आप लोग जो ये फैक्ट्री वैक्ट्री लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको अपने यहाँ ही करो, पाकिस्तान में करो, लेकिन हमारे बलूचिस्तान में करने की जरूरत नहीं है, और करना है तो हमसे बातचीत करो, वो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। बलूचों की धरती बलूचों की है, यहां कोई पाकिस्तानियों का कुछ नहीं है। साफ तौर पे ये भी कहा कि आप एक बार सोच लीजिए, चूंकि हम फैक्ट्री चलने नहीं देंगे। अब ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है कि भाई अगर तुम बलूचिस्तान को अपना एक राज्य मानते हो तो तुम्हारे राज्य के अंदर कोई ऐसी धमकी दूसरे देश को कैसे दे सकता है, और दे रहा है तो तुम क्या कर रहे हो। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही है। इधर भारत की 2 बहुत भयानक खबरें बताऊंगा, बड़ी नहीं भयानक खबरें। मोदी सरकार ने एक फरमान जारी किया है, और एक नाम आपने सुना होगा, आप चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, आपने एक नाम सुना होगा, अरावली की पहाड़ियां। बचपन से हम पढ़ते आए हैं। अब उसको लेके मोदी सरकार का फरमान है कि पहाड़ी वही मानी जाएगी जो 100 मीटर से ऊपर है, यानी उससे छोटे छोटे जो पहाड़ है वो पहाड़ नहीं है, वो तो खंडहर है, और उनको काटा जाएगा। मतलब इस दुनिया में इतना प्रदूषण है, इस देश में इतना प्रदूषण है, लेकिन 2 गुजरातियों को खुश करने के लिए मोदी साहब अरावली की पहाड़ियों को भी काटने का फरमान दे चुके हैं। पहाड़ियां काटी जाएंगी, और अब बाकायदा मुद्दा संभालने के लिए रजत शर्मा जैसे बड़े पत्रकार लगे हैं, और क्या कुछ कहा है वो आप सुन लें। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि रजत शर्मा के अनुसार पहाड़ियां दिल्ली को घेर चुकी है, इस वजह से प्रदूषण बाहर नहीं जा रहा। लॉजिक आप देखिए कि पहाड़ियां घेर चुकी है तो प्रदूषण बाहर नहीं जा रहा। समझ में आ रहा आपको? कटोरा बना दिया इन्होंने। ये कटोरा बना नहीं रहे हैं, हमारी जनता के हाथों में कटोरा पकड़ा रहे दोस्तों। अरे पहाड़ों पे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों से ऑक्सीजन निकलती है, पेड़ प्रदूषण खींच लेते हैं, लेकिन अब कौन समझाए। सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर। बहरहाल हमको आपको आवाज उठाना पड़ेगा इसके लिए।
खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे क्या अत्याचार हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया था कि किस हिसाब से हालात है। और जब ये मुद्दा मैंने उठाया था तो कुछ अंधभक्त आके वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि यार मोदी सरकार अगर काम करना चाहती है तो कांग्रेस बीच में आ जाती है। आज आपको 16 दिसंबर साल 2024 यानी एक साल पहले का प्रियंका गांधी का एक बयान सुनवाता हूं, फिर आपको बताऊं। बयान सुनिए आप। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। इस बयान में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने पहले ही कहा था कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए मोदी सरकार को कुछ करना चाहिए, बांग्लादेश सरकार से बातचीत करनी चाहिए, कोई सीक्रेट एक्शन लेना चाहिए और हम अपोजिशन के तौर पे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। यानी जिन प्रियंका गांधी पे आरोप लगाया जाता है कि वो कुछ नहीं करती, जिन कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, जिस अपोजिशन पे आरोप लगाया जा रहा है वो कुछ नहीं कर रहा, भाई साहब सब तो साथ खड़े हैं मोदी सरकार के। किसका इंतजार है, किस चीज का इंतजार है? बाकायदा हमारे वीजा सेंटर्स पे हमला करने की धमकी, बाकायदा हमारे जो वहां पे एम्बेसी उस पर धर्म करने की कोशिश और तमाम वो कोशिश जो इस देश के लिए खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार खामोश है। सवाल पूछो तो ऐसे ऐसे चाटुकार पत्रकार पड़े हैं कि बता देते हैं कि पहाड़ ही तो प्रदूषण रोक के बैठा, पहाड़ काट दो। पेड़ ही है तो जो प्रदूषण नहीं फैलने दे रहा तो पेड़ काट दो। नदी ही है जिससे कोई मगरमच्छ बैल के आता है हमारे पास तो नदी सुखवा दो। ऐसे ही तो क्या कहा जाए यार, शर्म कर लो, इस देश का नमक तुमने खाया है। खैर शर्म नहीं आएगी, पता है जब पैसे की चमड़ी मोटी हो जाती तो शर्म नहीं आती। खैर तो फिलहाल ये थी पूरी खबरें और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत।